नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 25 फरवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल एंड आइडिया पेज से। एक आर्टिकल तो हम देखेंगे द कैजुअलिटी इन यूक्रेन। इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से एक हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो चल रहा है, कि जिसमें क्लैरिटी नहीं आ रही कि वाकई में कौन कल्प्रिट है, रशिया है कि यूक्रेन है कि वेस्ट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक आर्टिकल हम देखने वाले हैं द ग्रेट एक्सोडस, कि भाई हमारे यहाँ से बच्चे बाहर पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, और उसके सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से डोमेन है जहाँ पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखेंगे इस आर्टिकल को। एक आर्टिकल है इनसफिशिएंटली ग्रीन। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि बजटरी एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बूस्ट दिया गया है पर इकोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। तो बोले इकोलॉजी के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी और उसके साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर इकोलॉजी को डिस्कार्ड करना अपने आप में बहुत ज़्यादा एक हार्मफुल है पॉइंट। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को हम देखेंगे। तो 3 आर्टिकल से तीनों को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है द ग्रेट एक्सोडस। मिलिंद सोहोनी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। जैसे कि हम बातें करते हैं कि ब्रेन ड्रेन होता है इंडिया से बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसी तरीके से हमारे यहाँ से मनी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है जब कोई भी हायर एजुकेशन की बात आए। और हायर एजुकेशन को हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉम्पिटिशन्स पास करने के बाद में अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप एंट्री ले सकते हो। तो ऐसे में जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे बच्चों के यहाँ के जो इंडियन पेरेंट्स हैं, वो प्रेफर करते हैं कि बच्चा अगर 3 साल 4 साल कंपटीशन का एग्ज़ाम देगा, फिर उसमें गारंटी नहीं है कि नंबर आएगा कि नहीं, तो वो प्रेफर करते हैं बाहर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने में। तो ऐसे में रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जिसमें ये है कि हमारे यहाँ से लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स हैं वो अब्रॉड ट्रैवल करते हैं फॉर हायर एजुकेशन, जैसे कि MBBS की या इंजीनियरिंग की कोई भी अगर उनको डिग्री लेनी है उसके लिए हर साल वो जाते हैं, या फिर कोई और भी जैसे डिग्रीज़ हैं ना तो उनके लिए। और लगभग $28 बिलियन का खर्चा होता है उस पर। और ये मान के चलो कि ये खर्चा कितना हो गया हमारी टोटल GDP का 1%। तो ये चीज़ क्या शो करती है कि हमारे यहाँ पर हायर एजुकेशन की कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको हम इग्नोर करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई 1 साल का ही ट्रेंड नहीं है, ये हर साल का ट्रेंड है। इवन अभी इन सालों में ट्रेंड ये बढ़ चुका है। अब इसमें बताया जा रहा है कि 28 बिलियन डॉलर का खर्चा है। अब इनमें से $6 बिलियन का जो अमाउंट है वो तो सीधा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को फ़ी के तौर पे दिया जाता है। बाकी तो देखो अकोमोडेशन, रहना, खाना, वो सारी चीज़ें और आ जाती हैं। तो ऐसे में $6 बिलियन तो ऐसे कैसे फ़ी के तौर पे हम देते हैं, जो कि आप मान के चलो लगभग 45,000 करोड़ रुपए के लगभग हो गए। तो इस केस में इन 45,000 करोड़ रुपए को अगर हम डोमेस्टिकली यूज़ करें तो आप मान के चलो 10 तो नई IITs खोली जा सकती हैं। IISER और JNU जैसे एलिट इंस्टीट्यूशंस हर साल खोले जा सकते हैं। अब आप देख लो कि कितना पैसा बाहर जा रहा है, जिसका हम यूटिलिटी हम हमारे देश में करें तो कितना फ़ायदा हो सकता है। कैग की रिपोर्ट भी आई है कि हमारे यहाँ पर 2008-2009 के बीच, 2008-2009 का जो टाइम था उसके बीच में लगभग 8 नई IITs खोली गई थी, पर वो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन डोमेस्टिकली खोलने का स्कोप है, पर खोल भी लोगे तो वो परफॉर्म अच्छे नहीं करते हैं। दैट मीन्स एजुकेशन का जो लेवल है वो हमारे अभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, ये जो एक्सोडस है स्टूडेंट्स का और वेल्थ का, ये कंटिन्यू है, जो कि हमारी जो एक कह सकते हैं ना कि हमारी जो परफॉर्मेंस है लोकल एजुकेशन की, हमारे देश में जो डोमेस्टिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं डिस्कार्ड कर रहा है। तो आज 70 साल हो गए इंडिपेंडेंट हुए। तो ऐसे में हमारे पास में एक प्रॉपर एक विगरस पॉलिसी इनिशिएटिव की कमी है जो आत्मनिर्भरता की तरफ हम ले जा सकते हैं हम हमारे देश को एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर उसमें कमियां हैं। तो राइटर यहाँ पर मेन फोकस कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जो इशू है दैट इज जॉब। अगर हमारे यहाँ पर जॉब्स की बात करें तो जॉब्स बहुत कम मिलते हैं, और उनमें भी अगर उन कम जॉब्स में ढंग की जॉब्स की बात करें ना, जिनकी सैलरी पर एनम 10 लाख रुपए से ज़्यादा होती है, वो तो और भी कम है। जिनमें जो एलिट इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल IITs, IIMs, केवल उन्हीं के स्टूडेंट्स उन जॉब्स को ग्रैब करते हैं, बाकियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में राइटर कोट कर रहे हैं यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा को, बोल रहे हैं कि पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो हमने देखा है कि लगभग 3 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं इंडिया में, ठीक है। और उन टैक्स पेयर्स में से अगर हम देखें तो लगभग 2/3 तो ऐसे हैं जो कि सैलरीड हैं, और माना जाता है
जो कि 20 साल तक अपनी ज़िंदगी में एवरेज टैक्स पे करने का टाइम रहता है उनका, जॉब लगने से रिटायरमेंट के बीच तक का, जब उनकी सैलरी हाईएस्ट पीक पे चलती है, वो टैक्स पे करते रहते हैं। इनमें से अब देखो कि हर साल हमें ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जॉब्स की रिक्वायरमेंट, बट अवेलेबल कितनी है इंडिया में? सिर्फ 10 लाख नई जॉब्स अवेलेबल है हर साल, जबकि आउट जो एक कह सकते हैं ना ग्रेजुएशन का आउटपुट कितना है, वो इससे कई ज़्यादा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स प्रॉपर नहीं है। दूसरी, अगर जॉब्स अवेलेबल है, उनमें से जिन जॉब्स को हम गुड जॉब्स बोल सकते हैं कि हाँ अच्छा रोजगार है, अच्छा काम है, तो उनकी काउंटिंग तो सिर्फ 3 लाख ही आ जाती है। 3 लाख में हम कौन सी गुड जॉब्स हैं जिनमें पर एनम कम से कम 5 लाख रुपया तो वो कमाते हैं एक साल में, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है। और इन 3 लाख जनों में से 30,000 जनों को अगर निकाले तो वो आ जाएंगे पॉश जॉब्स। इसका मतलब वो रोजगार जहां पर एक इंडिविजुअल एक साल में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कमाता है। तो बोला ऐसी परिस्थितियां, ऐसी जॉब्स हमारे यहाँ पर कितनी कम अवेलेबल है, इनको हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और ये जो पॉश जॉब्स है ना, ये कौन दे रहा है? मल्टीनेशनल कंपनीज, जिनमें आप मार्केटिंग में जाओ, फाइनेंस में जाओ, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चले जाओ, या ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ओवरऑल टर्शियरी सेक्टर यहाँ पर मेनली इन्वॉल्व है। इसके लिए इंडियन कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह रही हैं। इसका मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो है तो किसी और देश की, पर वो आकर के इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, या इंडिया की भी एक दो ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया से बाहर भी अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है। तो ऐसे में फॉरेन कंज्यूमर्स को सर्व करते हुए जो कंपनियां काम कर रही हैं वो जॉब अच्छे दे पा रही हैं एज कंपेयर टू दोज कंपनीज जो कि इंडियन कंज्यूमर्स को पे करे, मतलब इंडियन कंज्यूमर्स को सर्विस या गुड्स अवेल कराए और वो सैलरी दे, तो वो बहुत कम जॉब दे रही हैं इस तरीके की, जिसमें कि 10 लाख रुपए तक पर एनम कमा सके कोई। तो हमारे यहाँ पर ये जो जॉब क्रिएशन है, इसमें भी बहुत ज़्यादा एक गैप देखने को मिल रहा है। फिर राइटर कोट कर रहे हैं यहाँ पर MHRD, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुकी है। तो MHRD का डेटा है, तो इंडिया में लगभग 30 लाख स्टूडेंट्स हैं, वो लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं लगभग 45,000 कॉलेजेस से, ठीक है ना। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डेटा क्या शो करता है? ऊपर देखा ना हमने गुड जॉब्स कितनी क्रिएट हो रही हैं, सिर्फ 3 लाख। तो ये अपने आप में बहुत ही कम है, जबकि बच्चे पास आउट हो रहे हैं 30 लाख। तो ये जो इशू है ना, इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ से भी ज़्यादा, और इस चक्कर में फिर बच गए कितने? बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार बच जाते हैं। तो ऐसे में सैलरीड जॉब्स की हमें ज़रूरत है कि जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको और इंक्रीज किया जाए। हमें ज़रूरत है 10 गुना या 30 गुना का नहीं, हमें ज़रूरत है 300 गुना ज़्यादा जॉब्स की अवेलेबिलिटी हर साल। जितनी अभी जॉब प्रोड्यूस हो रही है ना, उससे 300 गुना ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा एक शॉकिंग डेटा यहाँ पर रिवील कर रहे हैं। इसके बाद में फिर आ जाओ कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अपने हिसाब से जॉब के लिए जब रिक्रूटमेंट के लिए जाती हैं तो वो फोकस किस पे करती हैं जी? वो मेनली ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन या कॉलेजेस पे ध्यान देती हैं। जितने सारे कॉलेजेस हैं उनके ऊपर काम ही नहीं होता। तो ऐसे में इंडिया में जो टॉप 800 कॉलेजेस हैं ना, वो ही पॉश जॉब्स की तरफ ले जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि टॉप 800 में से 80 से 100 तो एलिट कॉलेजेस है, जैसे कि IITs या IIMs, वो तो मेन जॉब्स क्रिएट कर, मतलब उनके स्टूडेंट्स तो पकड़ ही रहे हैं। बाकी ज़्यादातर अगर जॉब्स हैं वो कन्फाइंड है 800 टॉप कॉलेजेस के अंदर। तो पॉइंट क्या है कि कॉलेजेस तो हमारे पास में 45,000 है, बच्चे पास आउट इतने सारे हो रहे हैं करोड़ों की तादाद में, उसके बावजूद हमारे यहाँ पर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है। आज अगर देखें IIT IIM जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज की बात कर लो दिल्ली में, या प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में, ये ऐसे प्राइवेट एलिट इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर पॉश एक तरीके की जॉब्स अवेल हो जाती है। पर सवाल ये है ना कि एक स्टूडेंट जब पास आउट एक नॉर्मली, या फिर आप कह सकते हो 45,000 कॉलेजेस में से पास आउट हो रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि भाई हम कैसे इन एलिट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले। अब एलिट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए क्या कराते हो? फिर आप कंपटीशन एग्ज़ाम कराते हो, और कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा मारामारी है। सबसे पहली चीज़ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के कितनी मैडनेस है कि हाँ जी, IIT JEE को पास कर लिया तो देखो कितना, नीट को पास कर लिया तो देखो आपको एडमिशन इस एलिट कॉलेज में मिल जाएगा।
फिर रैंक की टेंशन, रैंक क्या है, ये आपकी पास भी कर लिया तो अपर रैंक का तो अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा, लोअर रैंक में चले गए तो इंस्टीट्यूशन अच्छा नहीं, दोबारा से कोचिंग करो। इस तरीके से कोचिंग क्लासेस का है, या हाई स्कूल के साथ में टेंशन, प्लेसमेंट, ये सारे हेडेक चलते रहते हैं। तो इस केस में आप ये बताओ, पेरेंट्स को अगर इसका एक ऑल्टरनेटिव मिल जाए कि भाई आप अपने बच्चे को इतना टेंशन दे रहे हो, इसकी बजाय बाहर भेजो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्योंकि एग्जिट एग्जाम तो सबको देनी पड़ती है, बाहर भेजो। आज तो चलो यूक्रेन तो टेंशन में है, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, बोले यहाँ से आप एमबीबीएस करवा के लाओ ना बच्चों को, और फिर आकर के बच्चे को तैयारी करवा देंगे, एग्जाम दे लेगा, और एग्जाम भी पास नहीं कर पाएगा तो कम से कम प्रैक्टिस करके पैसा तो कमा लेगा। तो इस तरीके से फिर पेरेंट्स क्यों अपने बच्चे को कंपटीशन में डालेंगे, और यही रिजल्ट है कि हमारे बच्चे फिर बाहर निकल जाते हैं और बहुत सारा कैपिटल भी हमारे यहाँ से बाहर निकलता रहता है। फिर आ जाओ गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें। अब गवर्नमेंट जॉब्स में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ पर भी इसी तरीके के एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं जैसे कि आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो। अब आप खुद देखो, एक रियलिटी है कि कितने बच्चे सीरियसली एग्ज़ाम देते हैं। फॉर्म भरने वाले तो लाखों की तादाद में है। फिर आप देखते हो कि लगभग 1 लाख के लगभग बच्चे सीरियसली तैयारी करते रहते हैं। अब उन 1 लाख में से फिर बाद में 50,000 पे कैटेगराइजेशन होता है, और अल्टीमेटली सिलेक्शन कितनों का होता है, 1000 के लगभग, 1000 प्लस माइनस 100 या 150, बस इतने से वेरिएशन आता है। अब इतनी सारी चीज़ों के लिए इतने बच्चे अगर compete करेंगे तो बाकी बच्चों का कितना तो टाइम लॉस एक तरीके से लॉस हो जाता है। तो इस केस में क्या करना होगा, हमें साइंस, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़, इनके बेसिस पे और एक इनोवेटिव मैनर में जॉब्स क्रिएट करनी होगी। अब जेई के लिए आप जानते हो कि कितना ज़्यादा एक हवा बना हुआ है कि जी हायर एजुकेशन में जेई से इक्विवेलेंट कोई जॉब, कोई एग्ज़ाम ही नहीं है। अब उसको पास अगर कोई कर लिया तो वो तो बहुत आगे निकल गया, और जो फेल हो गया वो बेचारा रह गया पीछे, और पास होने वाले कुछ होते हैं, फेल होने वाले ज़्यादा होते हैं। तो ये तो सोसाइटी में आप इनइक्वालिटी बढ़ा रहे हो कि नहीं, सीधी की सीधी इनइक्वालिटी राइज हो रही है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को इस चीज़ पर बात करनी चाहिए। जब भी परीक्षा पे चर्चा जो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर जब ओपिनियन लेते हैं स्टूडेंट्स के, तो उस पर ये मुद्दा उठना चाहिए कि भाई कंपटीशन एग्ज़ाम जो आप कंडक्ट कराते हो तो उससे कितना लॉस होता है, कितना टाइम लॉस होता है, आप खुद देखो, जिसको हम और कहीं प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं। आंसर क्या है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना होता है कि हमारे यहाँ पर जो लेबर लॉज हैं या फिर वो थोड़े से पुराने हो गए हैं कि हमारे यहाँ जॉब क्रिएट क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, जॉब क्रिएट ना होने का कारण भी इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट है हमारे, और दूसरा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जिसको रेड टेपिज्म है वो भी बताते हैं। पर सवाल क्या है कि हमें थोड़ा सा हायर एजुकेशन को जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखते हुए फिर डेवलप करने की ज़रूरत है। इसका मतलब इंडस्ट्रीज प्लस एजुकेशन सिस्टम दोनों को साथ में मिलकर काम करना होगा, तब जाकर के जॉब भी क्रिएट होगी और एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयबल भी बन पाएगा। जैसे कि एक यहाँ पर एग्जांपल दिया जा रहा है MSRTC, दैट मीन्स महाराष्ट्र स्टेट रीजनल बस सर्विसेज की अगर बात करें तो वहाँ पर हर हफ्ते शेड्यूल फिक्स किया जाता है, कितने घंटे सर्विसेज दी जाएगी एक ड्राइवर के द्वारा या जो बस कंडक्टर होता है उसके द्वारा, या क्या रूट उनका रहेगा, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन में उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस रखी जाती है। ठीक है, पर उसी चीज़ में अगर एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और सोशल वैल्यू, इन तीनों चीज़ों पर और ध्यान दे लिया जाए ना कि वाकई में कितना आउटकम आना चाहिए, हम चाहते क्या हैं कि अगर कोई भी एक एंटिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर फंक्शन करता है तो उससे पैसे भी उसको मिले, दूसरा लॉसेस मिनिमम हो, और तीसरा सोसाइटी में जो भी गैप्स हैं या सोसाइटी के जो इश्यूज हैं उनको तो हम कम से कम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक जो इशू आपको पता, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 5 चीज़ें तो एक बंदा अपनी ज़िंदगी में अच्छा खासा अर्न करके और मैनेज कर सके, ये चीज़ें हमारा मेन प्राइम होना चाहिए। पर वही चीज़ है कि टाइम के साथ साथ में ये MSRTC का जो एक अपडेशन होना चाहिए, जो सर्कुलर का, वो अपडेशन नहीं है। तो इसमें क्या किया जा सकता है कि जो भी पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो IAS ऑफिसर है उसको ये ड्यूटी होनी चाहिए कि भाई वो अपने रीजनल यूनिवर्सिटी और जो कंसल्टेंसी फर्म्स है जो जॉब दिलाती हैं पास आउट होने के बाद में, उनके साथ कंसल्ट करे और उसके बाद में
एक प्रॉपर मैनेजमेंट के तौर पे काम हो कि हाँ जी हम एजुकेशन को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, जिससे कि हमारे बच्चे बाहर भी नहीं जाए और यहीं की यहीं उनके सस्ते में अच्छी एजुकेशन हो जाए, तो जॉब भी उनकी इंश्योर हो सके। अब आप देख सकते हो कि एमएसआरटीसी में कितनी ज़्यादा स्ट्राइक्स होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर टाइम टू टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। एक जो वीकली शेड्यूल जो बन रहा होता है वो चीज़ें नहीं हो रही है। और ये तो चलो रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर दी, आप इरिगेशन सेगमेंट की बात कर लो, वाटर सप्लाई की बात कर लो, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लो, कहीं पर भी कोई एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस केस में एक जो इशू है वो घूम घूम के वही आ रहा है, जॉब्स हमें एक अच्छे मैनर में हमें मैनेज करनी होगी। फिर आ जाओ, ज़्यादातर जॉब्स की जो डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वो फंसी पड़ी है। मतलब ये कि वहाँ पर आप एक बार नज़र उठा करके देखो कि वैकेंसीज हैं, मतलब लाखों की तादाद में वैकेंसीज चल रही हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, और रिक्रूटमेंट होता है एक मतलब सालाना तौर पे 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में हमें हमारे जॉब क्रिएट करनी होगी। अब जैसे आप देखो हेल्थ डिपार्टमेंट, क्या हेल्थ की इशू कम नहीं है अभी? कितने ज़्यादा क्राइसिस हैं अगर हम नोटिस करें कोविड के बाद में, तो अच्छे से समझ में आया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट कितना वीक परफॉर्म करता है हमारे यहाँ पे। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहाँ पर भी हमें इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस, इनकी ज़रूरत होती है। तो स्टैट्स के ऊपर तो कोई जॉब ही नहीं निकलती है। बहुत रेयर होता है कि हाँ जी वैकेंसी निकल गई और 4-5 स्टैट्स के लिए सीट्स हैं, उनके ऊपर कंपटीशन करा दो। जबकि देखा जाए तो आज अगर डेटा एनालिटिक्स की बात की जाए तो कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है अगर स्टैट्स के ऊपर हम काम करें और उसके बेसिस पे फिर पॉलिसी फॉर्मुलेट हो और जिससे कि हम प्रॉपर आउटकम अचीव कर सकें। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये इस एपिडेमिक ने बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना पुश किया है कि भाई हम कैसे इन बीमारियों को या जो भी चैलेंजेस हैं हमारी सोसाइटी के, उनको कैसे टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा एलिट इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें तो यहाँ पर इनका एक इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है कि भाई ये जो एग्ज़ाम या मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कंसिडर करें फॉर एग्जाम्पल कि आईसीएमआर की स्टडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर के द्वारा ये कहना है कि भाई हमारे यहाँ पर लगभग 1.7 मिलियन डेथ्स हैं वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, और जिसमें लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो जाता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि एयर पोल्यूशन की वजह से कैंसर जैसी या रेस्पिरेटरी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, सांस से संबंधित प्रॉब्लम जो आती है, तो इसमें कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स को भी डिमाइस हो जाता है, डेथ हो जाती है, जो इंडिविजुअल हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो हम क्यों नहीं ऐसे बिजनेस मॉडल पे काम करें जहां पर ये जो इश्यूज हैं जैसे एयर पोल्यूशन, इसके बारे में पूरा स्टडी किया जाए कि हर एक लेवल पे, जैसे अलग अलग सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मेगापोलिस हैं, या फिर जो स्मॉल सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, हर एक लेवल पे एयर पोल्यूशन का इशू है, तो वहाँ पर एक कोर इंडस्ट्री क्रिएट की जा सकती है जो कि एयर पोल्यूशन के बारे में अंडरस्टैंड करे, स्टडी करे और उसके हिसाब से फिर मशीनरी को डिप्लॉय करे, जिससे कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ऐसे में बोले इस इंडस्ट्री का लगभग 26,000 करोड़ की वर्थ हो सकती है, जिसमें 26,000 लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। तो ऐसे में ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है राइटर ने कि हम कैसे जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं हमारे देश में, और साथ साथ में इसी को मैनेज करने के लिए आप एजुकेशन की व्यवस्था भी इसी तरीके की करो। ठीक है, आज अगर हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करें तो इसमें लगभग 300 करोड़ रुपए तक का प्रोविजन है, जिसमें 100 सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि जब 300 करोड़ में हम 100 सिटीज का ध्यान दे रहे हैं तो हमारे यहाँ पर क्या सिटीज की कमी है? पॉपुलेशन तो बहुत है, पर वही चीज़ है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के चलते अच्छे से चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। तो सवाल आ जाता है फिर से वही कि भाई जॉब्स क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड, कि ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल आईआईटीज, आईआईएससीआर, जेएनयू या दूसरे, तो इनको एक अपना सेंट्रल रोल प्ले करने की ज़रूरत है। ये जो है एक बिजनेस मॉडल तैयार कर सकते हैं अपने खुद के लेवल पे, फिर उस बिजनेस मॉडल को डिलीवर किया जाए वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे कि हम सोसाइटी पे, अब सीधी सी बात है इन एलिट इंस्टीट्यूशंस में गिनती के हैं, अब वही बात है जी कि एक
मतलब कहते हैं ना अंधों में काना राजा, वो वाला केस हो रहा है इन शॉर्ट। ठीक है, तो अगर सबको आंखें अगर दे दी जाए, अब आंखें देने का तरीका, आंखें कौन दे सकता है? जिसको दिखाई दे रहा है। अब दिखाई मेनली किसको दे रहा है? जो एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो क्यों ना ये एलीट इंस्टीट्यूशंस दूसरे इंस्टीट्यूशंस के एम्पावरमेंट के लिए काम करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम कर सकते हैं। पर वही चीज़ है, ये एलीट इंस्टीट्यूशन भी एलियन है अपने आप में। अगर सोशल इश्यूज की हम बात करें, उनके सॉल्यूशंस भी प्रॉपर नहीं दे पाते हैं ये। तो इस केस में लोकल रियलिटी के साथ में इंटीग्रेट करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करवाते हुए फिर एजुकेशन देनी चाहिए हमें, तब जाकर के हम लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। ठीक है, आज हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गए, बट रियल सेंस में ये है कि उस ग्लोबलाइजेशन के चलते हमने जो नॉलेज गेन किया, उस नॉलेज का सोसाइटी को इतना बेनिफिट नहीं हो रहा जितना कि एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करने की ज़रूरत है आज के टाइम पे, कि हमें हमारे प्रोफेसर्स को इतना कुछ एक्सपेंड, टीचिंग का जो सेगमेंट है उसमें बहुत कुछ एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। आज गिनती के कुछ प्रोफेसर्स हैं और उन प्रोफेसर्स के पास में कुछ पर्टिकुलर एक डोमेन है और उसी में वो पढ़ाते रहते हैं कंटिन्यूअसली। बोले इस डोमेन को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। तो एजुकेशन एक्सपेंड करो, जॉब क्रिएट करो, एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करो। जो जॉब क्रिएशन आप कर रहे हो उसमें अलग अलग सेगमेंट्स आपके पास में अवेलेबल है, जैसे कि एयर का तो हमने देख ही लिया। अब एयर के अलावा आपके पास में इरिगेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, या और भी बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर आप जॉब क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से एजुकेशन और जॉब कॉम्प्लीमेंट करनी शुरू कर देगी ना, तो फिर हमारे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो एक्सोडस है ना पैसे का और हमारे बच्चों का, वो हमें देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये राइट टाइम है, सही टाइम पे सही तरीके से सामाजिक जो रियलिटी है उसको, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हम आगे काम कर सकते हैं। वही बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही तो है ना, लॉन्ग टर्म में आप कितना कर पा रहे हो। आज अगर यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन में 20,000 18,000 के लगभग हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो फंसे हुए पड़े हैं। अब वो बेचारे कितनी परेशानियों में, बहुतों को तो निकाल लिया गया है पर बहुत सारे अभी भी बाकी है वहाँ पर। तो इस केस में वो क्राइसिस ये क्या शो कर रहा है? अगर हम हमारे देश को ही अगर स्टेबल कर लें एजुकेशन में, तो कम से कम, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये 5 चीज़ें तो स्ट्रेंथन हमें करनी ही होगी, तब जाकर के हम सर्वाइव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इनसफिशिएंटली ग्रीन। इस आर्टिकल को देखो, आशीष कोठारी जी ने लिखा है। इनका ये कहना है कि बजट अनाउंस हुआ, पर बजट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, देखो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनना जरूरी है। इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा। बैलेंस है तो आप लंबे समय तक अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर पाओगे और जो आज आपने किया है वो लंबे समय तक टिक पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में बजट स्पीच में नेचर, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, बोला इन वर्ड्स पर ध्यान ही नहीं दिया गया। इसकी बजाय ध्यान दिया गया तो किस पे? बिजनेस एनवायरनमेंट पे और ग्रोथ इकोसिस्टम पे। तो ये चीज़ हमें करेक्ट करनी होगी, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इकोलॉजी को हमें समझना होगा, नहीं तो जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं ना, वो फिर डेवलपमेंट को ख़त्म कर देंगे। तो एक तो पॉइंट ये बोल रहे हैं बजट में। दूसरा पॉइंट ये कि बजट में फोकस दिया गया है स्टेट का, किसके द्वारा? क्लाइमेट एक्शन पे, कि भाई हमें कैसे भी करके क्लाइमेट को कंट्रोल करना है। और तीसरी इनके द्वारा जो थीम हाईलाइट की जा रही है बजट की, अगर हम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बहुत ज़्यादा अलोकेशन किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आप जो लॉन्च कर रहे हो या जो चल रहे हैं, जिनके लिए आपने इतना बजटरी अलोकेशन दिया है, क्या वो एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे? इसका आंसर है बिल्कुल, वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, एनवायरनमेंट क्या मतलब, एनवायरनमेंट इकोलॉजी नहीं, डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। मैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी बोल रहा हूँ इतनी देर से। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना जरूरी है, तब जाकर के हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम बजट को एनालाइज करें तो बजटरी अलोकेशन जो है एनवायरनमेंट के लिए, उसके कंपैरिजन में नॉन एनवायरमेंटल सेक्टर के लिए ज़्यादा बजटरी अलोकेशन किया गया है। तो ऐसे में सबसे पहला जो पॉइंट बताना चाह रहे हैं राइटर, वो ये कि देखो, मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
इसके लिए जो बजटरी एलोकेशन है वो ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है, और बढ़ाया भी गया है ना तो वो कितना बढ़ाया गया है, 0.08%, जो कि केवल और केवल इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब ये कि 2021-22 का जो रिवाइज एस्टिमेट था उसमें एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के लिए बजटरी एलोकेशन था 2870 करोड़ रुपए, जो कि बढ़ा करके 3030 करोड़ कर दिए। तो बोला इतनी तो महंगाई बढ़ गई, तो कहाँ आपको एक्चुअल में आउटकम मिलेगा। दूसरा, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में रिवर कंजर्वेशन की बात कर लो या फिर कहीं पे पॉल्यूशन कंट्रोल की बात कर लो, तो बोले इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली एक्नॉलेज ही नहीं किया गया बजट में। तो एक तो पॉइंट यहाँ पर ये निकालना चाह रहे हैं राइटर। दूसरा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे मिक्स्ड न्यूज़ आ रही है कि कल भी हमने डिस्कशन किया था पूरा कि हम केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं और साथ में मिलेट्स की प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो राइटर इस चीज़ को लिए बोल रहे हैं कि क्या आपने कोई डिटेल रिलीज की कि कैसे आप काम करवाओगे, केवल एक आपने उठा करके मुद्दा और केवल ऐसे ही कोई स्टेटमेंट दे डाला, तो उसकी बजाय क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा कि मैन्योर कहाँ से मैनेज होगा, मार्केट क्या होगा, वो चीज़ें भी हमें क्लियर करनी होगी। इसकी बजाय अगर हम कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस सिस्टम पे हम काम करें तो उससे क्या होगा, एक तो जॉब भी क्रिएट हो जाएगी और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि वहाँ पर जो अवेलेबिलिटी होगी, कहीं पर भी मान लो एग्रीकल्चर में आप केमिकल फर्टिलाइजर को हटाना चाहते हो और नेचुरल फार्मिंग मतलब मैन्योर के बेस पे काम करना चाह रहे हो, तो अवेलेबिलिटी का भी तो एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि इतनी सारी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जहाँ पर हमारे 60% के लगभग हमारी जो कहते हैं ना कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है वो रेन फेड एरिया पे डिपेंडेंट है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। दूसरी तरफ आप एक तरफ तो दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें तो एक पॉइंट तो ये है कि केमिकल फ्री फार्मिंग लाना चाह रहे हो और उसी पॉइंट पर बजट में जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसका अमाउंट 1,05,222 करोड़ रुपए रखा है। तो ये जो अमाउंट आपने इधर दिया है इसकी बजाय अगर आप मैन्योर या नेचुरल फर्टिलाइजर्स की अगर फोकस करते तो वो ज़्यादा ठीक रहता। तो ये भी कहीं ना कहीं इकोलॉजिकली सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। तो इस केस में भी एग्रीकल्चर पे भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। तीसरा ये बोल रहे हैं कि क्लाइमेट फ्रंट की अगर बात करें तो पावर स्टेशंस को बूस्ट देने की बात की है कि पावर स्टेशन में बायोमासेस का यूज़ किया जाएगा। दूसरा बैटरी स्वैपिंग का, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ईवीज है उनको प्रमोट किया जा सके या फिर एनर्जी एफिशिएंसी लाई जा सके या जो बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको ग्रीन सेगमेंट में लाया जा सके जिससे कि मिनिमम से मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन करे और करे भी तो वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड होना चाहिए। साथ में सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स कि हाँ जी अब प्रोजेक्ट्स जो भी होंगे गवर्नमेंट के द्वारा या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा तो वो ग्रीन बॉन्ड रिलीज करेंगे जिससे कि मार्केट में पैसा उठाएंगे ना वो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पैसे को ये कह के उठाएंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें एनवायरमेंटल फुटप्रिंट या फिर कह सकते हैं इकोलॉजिकल लॉसेस मिनिमम है। तो सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि क्या आपने क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके का काम आपको करना था वो किया है क्या? बातें तो आपने ऑब्जेक्टिव तो अच्छे डिसाइड कर लिए, पर मुद्दा क्या है कि क्लाइमेट को हार्म पहुंचाने वाले या क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, एयर ट्रैवल, कोल एक्सपेंशन, इन पर हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत थी। फिर बात आती है रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी की, इस पर अच्छा खासा ध्यान दिया गया है, पर इसमें भी मेगा पार्क जो कि चाहे सोलर पावर हो या फिर विंड पावर हो, इसके लिए बड़े बड़े पार्क बनाए जाएंगे। अब आप एक चीज़ बताओ कि अगर बड़ा कोई सोलर पावर प्लांट लगाना है तो उसके लिए ज़मीन भी बड़ी सारी लेनी पड़ेगी, तो पता नहीं कितने किसानों की ज़मीनें वहाँ से जब्त की जाएगी। तो सबसे पहला मुद्दा तो हो गया कि भाई लोगों की ज़मीनें आप खाओगे। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर इतनी सारी ज़मीन पर ये मेगा सोलर पार्क या विंड पार्क आप लगाओगे तो वहाँ पर नुकसान इकोलॉजी का होगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो फिर बाद में वेजिटेशन कुछ डेवलप ही नहीं हो पाएगी, तो कितना एरिया बिल्कुल बैरन हो गया, तो ये अपने आप में सस्टेनेबल नहीं हुआ। इसके अलावा ज़्यादा फोकस सरकार को किस पे करना चाहिए था? रिन्यूएबल एनर्जी के डिसेंट्रलाइजेशन पे। इसका मतलब ये कि जैसे रूफ टॉप जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो हो गए, या फार्मर्स को ऑन फार्म जो सोलर प्लांट्स हैं वो लगाने के लिए एनकरेज करने की ज़रूरत थी। इससे क्या होता, एक तो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी कम होता और रिन्यूएबल एनर्जी की अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाती, और साथ में जो लोगों की ज़मीनें हैं उनको भी ग्रैब करने की टेंशन नहीं थी, और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है या इकोलॉजिकल लॉसेज है वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं।
फिर आगे राइटर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया, एक ऐसी बीमारी जिसमें गवर्नमेंट खुद ही खुद से कॉन्फिडेंट, वो कहते हैं ना सेल्फ असेस कर करके खुद ही खुद के अपने मुंह मिट्ठू मियाँ वाला सीन हो गया। ठीक है, तो बोले एक क्लाइमेट को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, जो कि आज के टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? वो सारी चीजें जिन पर आपकी पकड़ नहीं है पर उन सब का असर आप पर है। इसका मतलब कि आज आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो और क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं पे फ्लड्स, कहीं पे ड्रॉट्स, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम हमें हमारी इकोनॉमी पे डैमेज डालेगी। तो हम कैसे उनको कंट्रोल करेंगे? तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज फ्लड्स, फायर्स, ड्रॉट्स, कोस्टल इरोजन, क्लाउड बर्स्ट, अनप्रिडिक्टेबल रेन, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, ये सारी चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं। तो ऐसे में क्लाइमेट चेंज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान की अगर बात करें तो उसको कितना बजट रिएलोकेशन मिला है? केवल 30 करोड़ रुपए। 2021-22 में भी इतना ही कुछ था। तो हम कैसे इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे? हम जहाँ पर क्लाइमेट कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को जो हमने फिक्स कर रखा है यूएनएफसीसी के अंडर में, जो जितनी कन्वेंशन हुई है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हमारा फिक्स है, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, हाईलाइट करती हैं भाई कंट्रोल करो टेम्परेचर को, नहीं मर जाओगे, राइट। तो इस केस में फॉसिल फ्यूल से हम ग्रीनर सेक्टर, क्लीनर सेक्टर की तरफ ट्रांजिशन ले जाना चाहते हैं। उसमें ये जो नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए बजटरी एलोकेशन आपका बहुत कम है। इसके आगे राइटर बोलना चाह रहे हैं कि बजट ने एक पैराडाइम शिफ्ट किया है, मतलब एक पैटर्न चेंज होता हुआ दिख रहा है कि जहां पर हम सस्टेनेबल अर्बन लिविंग की बात करें उस पर भी ध्यान दिया गया है। दैट मीन्स कि शहरों में अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। पर राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया पर एक बार ग्राउंड रियलिटी को चेक करना था। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, उसको हम क्लीन एनर्जी पे लेके जाएं, उसका ज्यादा फायदा होगा बजाय कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करो। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप प्रमोट करोगे तो उसका फायदा ज्यादातर किसको होता है? जो पैसे वाले लोग होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अगर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पुश कर दें या इकोलॉजिकली फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पे हम ज़्यादा पुश करें तो उसका फ़ायदा फिर ज़्यादा मासेस को होगा। तो हमारे देश में पॉपुलेशन क्या ज़्यादा कौन सी है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती है? तो इस पर हमें ध्यान देना है। इसके अलावा मेट्रो की इनकी बात करें या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, तो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट होता है, ठीक है ना। तो उस पर भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत थी। हमें ज़रूरत थी कि बस सिस्टम हो, फुल बस सिस्टम डेवलप कर दिया जाए जिससे कि लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करें और बसेज आप इलेक्ट्रिकल चला दो। साइकिलिंग है, वॉकिंग पाथवेज है, वो डेवलप करने की ज़रूरत है। फिर राइटर आगे बोलना चाह रहे हैं, हो गया फर्स्ट ये पॉइंट हो गए। फिर आ रहा है ग्रेटेस्ट कंसर्न, ये बता रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चरल बजट बता दिए। आज हम एक बार वेस्टर्न घाट की सेंसिटिविटी देखें ना इकोलॉजिकल, तो आप देख सकते हो लैंडस्लाइड, केरला में फ्लड्स, ये कॉमन चीज़ें हो चुकी है वहाँ पर। हर साल केरला में पिछले 3-4 सालों में 2 से 3 बार तो ज़बरदस्त फ्लड्स आई हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा हाईवेज बनाई जाएगी 25,000 किलोमीटर लेंथ की। तो अगर आप फॉरेस्ट एरियाज में से अगर इन हाईवेज को पास कर दोगे तो फॉरेस्ट एरिया को फ्रेगमेंट किया कि नहीं, तोड़ दिया आपने। ऐसे में हम कहाँ सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे? गाँव के लोगों को कितनी परेशानी होगी, या फिर वहाँ पर जो एक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए जिससे कि लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो उनके डेवलपमेंट के लिए, वो ठीक रहे। रिवर्स की बात करें, केन बेतवा रिवर के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, पर उसकी वजह से टाइगर हैबिटाट का कितना लॉस होने वाला है वहाँ पर, ठीक है। इसके आगे डीप ओशन मिशन, ब्लू रेवोल्यूशन, इनके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। ब्लू रेवोल्यूशन वही पानी से संबंधित हो गया ये, राइट। तो यहाँ पर ज़्यादा काम होगा एनवायरनमेंट या इकोलॉजी को हार्म पहुँचाने का, ज़रूरत थी बैलेंस बनाने की। बजटरी एलोकेशन किया गया है ऑयल पाम को प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में। तो स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर आप ऑयल पाम की जो एक कह सकते हैं ना प्लांटेशन करना चाह रहे हो, तो वो तो वहाँ की इकोलॉजी को बहुत हार्म पहुँचा देगा। इसके आगे ग्रीन जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत थी, ठीक है। नरेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना कि
लाइफ सेवर का काम किया जिसने, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो उसके लिए भी बजटरी एलोकेशन कम था। नरेगा में जो काम करवाए जाते हैं वो इकोलॉजिकली अच्छे काम हो, जैसे प्लांटेशन का काम हो गया, एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल काम हो ना, वो करवाने चाहिए। केवल खड्डे खुदाने से क्या होगा, काम को भी थोड़ा सा डाइवर्ट किया जा सकता है अच्छी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो देखो इकोनॉमी जो है वो सस्टेनेबल तभी बनती है जब एनवायरनमेंट और इकोलॉजी उसको सपोर्ट करे। नहीं तो जब नेचर अपना खुद का एक कहती है ना कि रिएक्शन देती है, तब फिर बाद में आप समेटे भी नहीं समेट पाओगे सारी परिस्थितियों को, है कि नहीं। तो यही है कि एक सही अपॉर्चुनिटी थी अमृतकाल का, ये 75वां साल हमारा चल रहा है इंडिपेंडेंस का, इसमें हम कुछ अच्छा कर सकते थे पर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई है राइटर के द्वारा। तो ऐसे में इकोलॉजिकली एनवायरमेंटली ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको हमें देखना था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द कैजुअलिटी इन यूक्रेन। देखो इस आर्टिकल में ब्रजेश सिंह जी ने ये बताया है कि बेशक हम देख रहे हैं कि कन्वेंशनल मैनर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई है सोल्जर्स के बीच में, वर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं लीडर्स के बीच में, पर एक इनविजिबल लड़ाई भी चल रही है जो कि नॉन कन्वेंशनल वॉर बोला जाएगा, जिसमें आप डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हो, साइबर अटैक करते हो, और ये जो काइनेटिक फोर्सेज हैं ये लड़ी रही है। तो ओवरऑल ये एक तरीके का हाइब्रिड वॉर है जिसमें लड़ाई केवल दिखने वाली लड़ाई नहीं है, इनविजिबल लड़ाई भी है, जहां पर यूक्रेन की जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उनको हैक भी किया जा रहा है और एक डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है। तो इस डिसइंफॉर्मेशन वाले वॉर में केवल रशिया या फिर यूक्रेन को ही ब्लेम नहीं कर सकते हो, आप पूरी दुनिया को ब्लेम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है यहाँ पर कि एक तरफ वेस्ट है, वो भी अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस राइज करने की कोशिश करता है और एक इंफॉर्मेशन का जो है वो मिसयूज़ किया जाता है। इसी तरीके से रशिया ने यूज़ किया इस वेपन को। रशिया ने अपने कुछ मीडिया हाउसेस के इंडिविजुअल्स को, जो कि अब सीधी सी बात है वहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजीम है, तो सरकार ने कह दिया सरकारी मीडिया काम करती है, तो वो पहुँच गए यूक्रेन में और वहाँ पर इस तरीके की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन फैलानी शुरू कर दी कि यूक्रेन में रशियन एथनिक जो लोग हैं उनके साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। अब वो चीज़ जब वहाँ के लोगों को पता पड़ी तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सेट हो जाता है, अरे यार वाकई में रशिया से जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे सेट रहे हैं, उनके साथ में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है लगातार। हो गया नैरेटिव क्रिएट। सेम चीज़ वेस्ट है वो क्रिएट कर रहा है कि जी रशिया जो है वो कम्युनिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से रशिया ने केवल यूक्रेन में ही अपनी एंट्री नहीं मारी है, यूक्रेन के अलावा जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, यहाँ पर भी इसी तरीके का अपना एक कैंपेन चला रखा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन का जो वॉरफेयर है ना, ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसमें हम यही नहीं कह सकते कि कल्प्रिट कौन है, कि भाई किसने शुरू किया, किसकी गलती है। तो ऐसे में हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ना होता है कि आप कोई भी, आज इंडिया क्यों जल्दबाजी नहीं कर रहा किसी भी एक्शन को या किसी भी स्टेटमेंट को देने से पहले। कारण यह है कि कहीं पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई किसने पहले किया, किसका किस डोमेन में कितना रोल है, ठीक है। ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो 2007 में एक अमेरिकन यूएस मरीन कॉर्प लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक जी हॉफमैन ने दिया था, ठीक है। तो हॉफमैन ने बता दिया था कि इसमें आप देखो कि वॉरफेयर के बहुत डिफरेंट मोड्स होंगे, जिनमें कन्वेंशनल भी होंगे, नॉन कन्वेंशनल भी होंगे, वायलेंस भी होगी, कॉर्शन भी होगा, क्रिमिनल डिसऑर्डर्स भी आएंगे, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज भी होगा, वो सारी चीज़ें मिलकर के और ये एक तरीके का हाइब्रिड वॉरफेयर बन जाएगा। 2014 में जो क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था रशिया ने, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था। बाल्टिक कंट्रीज़ में भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ सिनेरियो क्रिएट कर रहा है रशिया। रशिया अभी पिछले कई सालों में अगर देखें, 10 से 15 सालों में जिस तरीके से अपनी पकड़ बना रहा है कि कैसे भी करके यूएसएसआर की जो लेगेसी है उसके चलते रशिया अपनी फिर से, कहता है ना कि जो यूएसएसआर के टाइम पे 15 कंट्रीज एक साथ हुआ करते थे, वैसा ही कुछ यूनिलैटरली करना चाहता है और व्लादिमीर पुतिन इस चीज़ में बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहते। तो ऐसे में ये जो इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन है, जिसके चलते गलत इन्फॉर्मेशन फैलाना, गलत तरीके के काम करना और इसमें पता भी नहीं पड़ता कि किसने किया, तो ये चीज़ है ना, ये अभी कॉमन है इस वाले वॉर में, ठीक है। इसके आगे जो बताया जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है उसकी वजह से कितना नुकसान है।
जैसे मीडिया हाउसेस देखो, एक न्यूज को इतनी बार बता देंगे, अब वो झूठ है उसको अगर 50 बार 100 बार बता देंगे तो वो सच लगने शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर मीडिया जो होती है ना, स्टेट रेगुलेटेड मीडिया, उसके द्वारा किया जा रहा है। टेक्निक है जिसमें इलेबोरेशन ज़्यादा होता है, खोल खोल करके बताया जाता है। पर्सुएशन, लोगों को मतलब एक तरीके से कन्विंस करना कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो बात ठीक है। मैनिपुलेट करना, रीट्रेट करना, कि एक ही चीज़ को 10 बार बता देना, ठीक है। लोगों के दिमाग में इस तरीके का डर बैठा देना कि यूक्रेन की सरकार है वो बिल्कुल काम की नहीं है, रशिया के साथ मिल जाओगे तो सब अच्छा हो जाएगा आपके साथ में। एजेंडाज की बात की जाती है। तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई हैं आज के टाइम पे। इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो जब कभी भी आप अपना कोई नैरेटिव या अपना कोई कुछ भी क्रिएट करो ना कि हाँ जी मेरे हिसाब से ये है, तो आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि सेल्फ कॉन्शियस, आपको खुद के अपने विवेक से सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा। ये सब कंट्रीज पे अप्लाइड है, ठीक है। तो ये था मेन कि यूक्रेन में वाकई में हो क्या रहा है। बाकी तो देखो, लड़ाई तो एक बार स्टार्ट हो ही गई है तो वो रुकनी चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि नहीं तो ह्यूमैनिटी के लिए ज़बरदस्त क्राइसिस है। क्योंकि ऑलरेडी कोरोना का हैवॉक है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। अब रही सही में ये वॉर जैसी सिचुएशन आ गई तो महंगाई जो है ना वो मार देगी एक गरीब और एक आम इंसान को, ठीक है। तो ये है पूरा मुद्दा। मेन जो चीज़ें थी वो हमने देख ली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।